क्लैट पीजी के पर्पस के हिसाब से फैमिली लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको प्रिपेयर करना भी आसान है, जिसमें स्कोर करना भी आसान है और साथ ही में क्लैट पीजी के अंदर इस सब्जेक्ट में से कम 2 पैराग्राफ हर बार आते हैं। तो आपके लिए इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज़ अगर आप ये सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं, उसमें आप अच्छे से स्कोर कर लेते हो तो आपके मार्क्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ होते हैं। जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं अगर उसमें मार्क्स थोड़े कम रहे तो ये आपको कवर अप करने में हेल्प करेगा। और वो इंसान जिसने कि इस सब्जेक्ट की ठीक से प्रिपरेशन नहीं करी है, उसके ऊपर आपका एक अच्छा सिग्निफिकेंट एडवांटेज होगा। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करने वाले हैं कि इस एग्जाम के लिए आपके कौन से केस लॉज इंपॉर्टेंट हैं, कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको देखने हैं, कौन से आपको नहीं उतने अच्छे से करने हैं और किस टाइप के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए इस एग्जाम के अंदर। अब एक छोटा-सा क्विक रिमाइंडर कि अगर आपने हमारे सुपर चैंपियंस कोर्स में एनरोल नहीं करा है, तो इस कोर्स के अंदर हम लोग आपको 32 मॉक पेपर्स के साथ हर सब्जेक्ट के हिसाब से जितने भी आपके मटेरियल हो सकता है केस लॉ से रिलेटेड सारा दे रहे हैं। जो केस आपका आ सकता है क्लैट पीजी में हम लोग वो सब कवर कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज़ यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं और इसके लिए अभी हम लोग 2599 में एक आपके लिए इस ऑफर भी हम लोग का चल रहा है लिमिटेड टाइम। तो अगर आपको एनरोल करना है आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको फैमिली लॉ में पहली बात तो स्टडी करना क्या है। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे वो ये है कि जो लास्ट ईयर का पैटर्न था, उसमें 12 क्वेश्चन्स आपके ऐसे थे जो कि आए थे, 2 पैसेजेस थे और उसके अंदर जो दोनों पैसेजेस थे उनमें से एक पैसेज था हिंदू सक्सेशन एक्ट पे और दूसरा था हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्डियनशिप एक्ट पे। ये वाला था विनीता शर्मा, राकेश शर्मा का और ये वाला आपका पेरेंट्स पैट्री की जो डॉक्ट्रिन होती है उसके ऊपर बेस्ड था। अब इसी के हिसाब से हम लोग अगर देखें किस टाइप के क्वेश्चंस थे, क्या चीजें थी, तो क्वेश्चंस को बेयर एक्ट के ऊपर भी बेस करा गया, साथ ही में जो रीसेंट जजमेंट्स आए थे उनके ऊपर भी बेस करा गया। मतलब 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। एक टाइप में ये पूछा गया कि जो आपका पैराग्राफ है वो किस जजमेंट का है और साथ में उसके जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर कौन सा ऐसा लैंडमार्क जजमेंट है जो कि इसमें से ऑप्शन करेक्ट है और उसके अलावा बेयर एक्ट में से क्वेश्चन पूछा गया। तो एडवाइजेबल हमारी तरफ से तो ये है सीधे-सीधे कि जितने भी ऐसे जजमेंट्स अभी आ रहे हैं फैमिली लॉ के अंदर, मैं अभी थोड़ा वीडियो में बात भी करूंगा कौन से ऐसे जजमेंट्स हैं जो कि आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उन जजमेंट्स को देखते हुए जाइए, लिव लॉ बार एंड बेंच को थोड़ा सा फॉलो करिए। आपने अगर वहां भी नहीं आए तो आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और वहां पे जो जो बेयर एक्ट कवर हो रही है और उसका जो जो सेक्शन कवर हो रहा है उसको आप कायदे से पढ़ लीजिए। अगर आप बात करते हो कि आपको कौन कौन सा प्रोविजन देखते हैं, जैसे आपका हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू अडॉप्शन एंड गार्जियनशिप मेंटेनेंस एक्ट हो गया, हिंदू माइनॉरिटीज गार्जियनशिप एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, ये सारे के सारे बेयर एक्ट्स आपके लिए काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट हैं और इसमें आप बात करो टाइम आपको कितना देना है, तो केवल इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को पकड़िए। आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरी बेयर एक्ट उठा के पढ़ना शुरू करें। आप कोई भी जो गाइड होती है आप वो ले लीजिए, उस गाइड के अंदर से आप इन सारे के सारे बेयर एक्ट्स को डिटेल में नहीं, बहुत आराम आराम से पढ़िए। जैसे आपने मान लीजिए गौरव मेहता उठा ली, कोई दुख की सीरीज की उठा ली, वहां से इसको पढ़िए, 2 दिन लगाइए, आपका काम आराम से हो जाएगा। फिर आप अपने केस लॉज पे आइए, ये देखिए कि उस केस लॉ में दिया क्या इंपॉर्टेंट है और उसके हिसाब से जो आपके प्रोविजंस है उनको टिक मार्क करते हुए देखते जाइए कि क्या है और क्या नहीं। फिर मैं बात करूं एक सेफ मेजर के लिए, आपको मुस्लिम लॉ को भी यहाँ पे अभी देख लेना चाहिए क्योंकि जो आपका हिजाब बैन वाला केस है ना, वो अभी चल रहा है आपका, अच्छे उसमें वेव में चल रहा है। तो अकॉर्डिंगली एक चांस हो सकता है कि हिंदू पर्सनल लॉ को भी एक एस्पेक्ट में लाने की इस बार क्लैट कोशिश करे और उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको करना क्या है कि आपको जो हिंदू लॉ है और जो मुस्लिम लॉ है, आपको ये हम लोग जैसे पहले मैंने कहा जो कि वाइड है, थोड़ा टेक्निकल है, आपको यहाँ पर बेयर एक्ट को अच्छे से देखना है। एक कोई आप सीरीज ले लीजिए, कोई अच्छी दुखी सीरीज की या फिर कोई गाइड ले लीजिए, उसमें से प्रिपेयर करना शुरू करिए और बेयर एक्ट पे ध्यान दीजिए कि उसमें क्या लिखा है, बिकॉज आपके 2 क्वेश्चन सीधे सीधे बेयर एक्ट से ही फंसेंगे क्योंकि उसमें क्वेश्चन सीधे सीधे बेयर एक्ट से पूछा जाता है, इसीलिए आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। अब बात कर लेते हैं कौन से केस लॉज आपके लिए फैमिली लॉ में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थोड़े पुराने केसेस के बारे में जो कि लैंडमार्क केसेस हैं जो आपको देखने हैं। सबसे पहले है आपका रविंद्र दिसप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन। इसके अंदर बात करी गई कि जो एक इलिजिटिमेट चाइल्ड बॉर्न होता है फ्रॉम ए रिलेशनशिप या वॉइड मैरिज से, वो इनोसेंट है और वो एंटाइटल्ड है अपने सारे प्रॉपर्टी के राइट्स के जो कि उसकी पेरेंट्स के हैं, चाहे वो एंसेस्ट्रल हो चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड हो। ये केस एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो केस इंपॉर्टेंट है वो है गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई का। ये केस जो है क्लैट में पूछा भी गया था। इसके अंदर कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया कि जो मीनिंग होता है वर्ड आफ्टर का, वो नेचुरल गार्जियन के लिए बोथ मदर एंड फादर के लिए हो सकता है जो भी बच्चे के वेलफेयर का ध्यान रख रहा है और जो कि इंटरेस्टेड है बच्चे के बेनिफिट के लिए। ये केस इंपॉर्टेंट है।
फिर अगला केस है आपका शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ट्रिपल तलाक केस। ये आपका क्लैट पीजी 2020 में आया था। इसके अंदर वुमेन प्रोटेक्शन जो आपका मैरिजेस एक्ट है 2019 का, उसको लाया गया पार्लियामेंट के द्वारा आफ्टर द जजमेंट। इसमें ट्रिपल तलाक का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था ये वाला, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, दोबारा आने का चांस है। फिर है आपका मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम का केस। इसके अंदर जो मेंटेनेंस होती है अंडर सेक्शन 125, उसको लेकर यहाँ पे कोर्ट ने जो पीरियड ऑफ इद्दत होती है उसको यहाँ पे बोला कि वुमेन उसके बाद भी एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस पाने के लिए। ये केस भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है कि डाइवोर्स वुमेन जो होती है शी इज एंटाइटल्ड टू रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजंस, और वो मेंटेनेंस के लिए अपनी ले सकती है। इट इज नॉट अंडर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21। ये सारे केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको कायदे से देख लीजिएगा और इससे जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उनको भी एक बार देख लीजिएगा। फिर आगे जो केसेस हैं वो हैं आपके शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कहा गया कि जो मेयर प्ली होती है तलाक की, वो वैलिडेट नहीं करेगी आपके शाबानो जजमेंट के फाउंडेशन को, और इसने मतलब बेसिकली आगे की बातें जो थी आगे के केसेस में उसको भी काफी हद तक बेस प्रोवाइड करा। फिर जो अगला केस है वो है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बाइगमी केस। इसमें ये कहा गया कि जो हिंदू कन्वर्ट होते हैं मुस्लिम के लिए फॉर सेकेंड मैरिज, वो ऐसा नहीं कर सकते रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो पॉलीगमी है वो अलाउड है इस्लामिक लॉ के अंदर। आप मतलब इस माइंडसेट के साथ अगर कन्वर्जन ले रहे हो तो वो गलत है। ये केस एक बार देख लीजिएगा। फिर आपके वो जजमेंट हम लोग देख लेते हैं जो कि 2020 के साल में आए थे। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट विनीता शर्मा से राकेश शर्मा 2021 में ये पूछा जा चुका है क्लैट में। इसके अंदर डॉटर से कपासनी राइट को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया कोर्ट ने, ऑब्वियसली, कि वो और फादर अलाइव नहीं है तब भी वो एंटाइटल्ड हैं, मतलब जिस दिन से वो पैदा होती है उसी दिन से वो एंटाइटल्ड हैं अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए। फिर है अगला केस अभिलाषा वर्सेस प्रकाश का, कि हिंदू जो आपकी अनमैरिड डॉटर होती है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने फादर से जब तक वो मैरिड ना हो जाए। फिर आपका राजनेश वर्सेस नेहा का केस है कि जो गाइडलाइंस इशू करी गई है फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इन मैट्रिमोनियल मैटर्स, उसको आपको अच्छे से ये बात देख लेना इस जजमेंट को भी। फिर है आपका भगवत शरण वर्सेस पुरुषोत्तम का, कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्रॉपर्टी का वो एक जॉइंट प्रॉपर्टी के लिए भी आपको देना पड़ेगा जो उस चीज को एग्जर्ट कर रहा है जीएफ के अंदर। फिर है आपका एम वनाजना वर्सेस सरला देवी का केस। ये भैया हिंदू एडॉप्शन से मेंटेनेंस जो आपका एक्ट है उसके ऊपर ये बेस्ड है, सेरेमनी के ऊपर वगैरह के एसेंशियल उसके क्या होते हैं अडॉप्शन के, उसके ऊपर ये बात देख लीजिएगा। फिर आपका राकेश मल्होत्रा वर्सेस कृष्ण मल्होत्रा का केस हो गया 125 सीआरपीसी के ऊपर, कि उनको ग्रांट होनी चाहिए परमानेंट एलिमनी, कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसके लिए वो कैसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा पिटीशन को, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये भी केस एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो अगला केस है वो है आपका एम अरुमगम वर्सेस जो भी नाम है इस केस का। इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट के ऊपर हिंदू मेल के ऊपर जो एक रहती है पार्टीशन का उसके ऊपर एक बात हुई थी। इसके अलावा हम लोग देखें एक आपका केस जो इंपॉर्टेंट है डीवी एक्ट के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, वो है आपका सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा का। काफी इंपॉर्टेंट केस है कि वाइफ एंटाइटल्ड है अपने राइट ऑफ मेंटेनेंस रेजिडेंस को लेकर, जो कि उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स को जो बिलोंग करता है जो प्रॉपर्टी, उसके लिए भी वो लाइबल है, उसको वो मिल सकता है। ये केस एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुस्लिम लॉ के अंदर आपका राणा नाहिद उर्फ नेहा वर्सेस शाहिदुल हक चिश्ती का केस। यहाँ पे एक स्प्लिट वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का ऑन द इशू की फैमिली कोर्ट क्या जुरिसडिक्शन रखता है मेंटेनेंस की पिटीशन को अंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स डिवोर्स एक्ट के अंदर सेक्शन 3 ऑफ मुस्लिम वुमेन के लिए। यहाँ पे उस केस को एक बार देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट केस है। फिर राइट्स ऑफ चाइल्ड आपका यशिता साहू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, एक बार इस केस को देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से रीसेंट केसेस की, तो इसमें आपके 3 केसेस हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है 2021 में। सबसे पहले आपका अरुणाचला गुंदर वर्सेस पुन्नू स्वामी का। इसके अंदर जो डॉटर के राइट्स हैं कि वो अपनी सेल्फ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती है जब उसके फादर की डेथ हो जाती है इन स्टेट, रिकग्नाइज एज अ कस्टमरी लॉ है वो हिंदू उसके लॉ के अंदर, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली। उसके बाद मंदना कंसगरा वर्सेस पेरी कंसगरा का केस है, कस्टडी ऑफ चाइल्ड को लेकर बात यहाँ पे की गई थी, ये देख लीजिएगा। फिर लक्ष्मी बाई चंडीगढ़ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है कि कंसेप्ट ऑफ फैमिली क्या होता है, कंसेंट ऑफ फैमिली, कम्युनिटी क्या होती है, क्लैन, ये चीजें नहीं है, सबके बारे में बोला कोर्ट ने, इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर अगला जो और इसके लास्टली जो 2022 के अंदर जजमेंट्स हैं उनको भी बात देख लीजिए। सबसे पहला केस है आपका एन राजेंद्रन वर्सेस एस वल्ली का। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो कंसेंट ऑफ पार्टीज है वो नेसेसरी नहीं है अगर ब्रेकडाउन होता है, डिसॉल्व होती है मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन। और जो दूसरा है वो है आपका जोगीराम वर्सेस सुरेश कुमार का केस, जिसमें कि लिमिटेड स्टेट को लेकर जजमेंट कोर्ट ने दिया था। तो ये जितने जजमेंट्स हैं इनको तो आप जरूर से देख लीजिएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने जजमेंट्स हमने अपने यहाँ पे बताए हैं वो सारे के सारे ही आप केवल देखो और ना देखो। इसके लिए आप चाहो तो हमारा कोर्स में एनरोल कर सकते हो, चाहो तो आप लिव लॉ या फिर बारन बेच पे से इन केसेस के अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके अंदर से आप देख सकते हो।
फिर हम लोग बात करें किस तरीके के पेपर को आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे, किस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे। तो सबसे पहले है आपका जो पहला क्वेश्चन था, ये आपका 2021 का पेपर है। उसके अंदर सबसे पहले देखिए पूछा गया, आस्किंग अबाउट व्हाट वाज हेल्ड इन अ केस और सेड इन अ केस। सबसे पहला टाइप तो आपको यही होता है सीधा सीधा। यहाँ पे सीधे सीधे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज नॉट रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ डॉटर एज अ कोपासनरी हिंदू लॉ। यहाँ पे ये नहीं आपको देखना है कि विनीता शर्मा राकेश शर्मा से जुड़ा हुआ ये पैसेज है। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि ये पैसेज कहाँ से लिया है, ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा केस आपका प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा हुआ नहीं है डॉटर के एज अ कोपार्सनरी। उसमें विनीता शर्मा राकेश शर्मा जुड़ा हुआ था। दनम्मा वर्सेस अमर, ये ऐसा केस है जो कि ओवररूल हुआ। प्रकाश वर्सेस फूलवती भी ऐसा केस है जो कि विनीता शर्मा राकेश शर्मा रेफर करा गया, उसके ऊपर बात भी आई। लेकिन कालिंदी दामोदर गड़गे, यह जो केस था ये रिलेटेड नहीं था। तो अगर आपने विनीता शर्मा राकेश शर्मा के केस को अच्छे से पढ़ा है तो आप ये तीनों को तो आराम से निकाल सकते हो और उस केस को कह सकते हो कि हाँ ये डी वाला जो केस है ना ये सही नहीं है। तो एक ये भी तरीका है क्वेश्चन पूछने का क्लैट के द्वारा। वो ये भी करते हैं कि डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे कि जो ऊपर वाला पैसेज है वो किससे लिया गया, तो वो थोड़ा आसान पड़ता है। ये जो टाइप है ये थोड़ा ट्रिकी था पर आसान है। आप ये देख सकते हो पेपर का जो स्टैंडर्ड है ना फैमिली लॉ के हिसाब से थोड़ा आसान रहता है, आपके लिए करना आसान होता है। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो सीधे सीधे आपसे ये पूछता है कि बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग एग्जर्व, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है एज पर सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन यहाँ पे एक्ट। अगर आपने ये सेक्शन 6 पढ़ा है, बिकॉज आपने डेफिनेट सी बात है 2021 के पेपर के लिए विनीता शर्मा राकेश शर्मा पढ़ा है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान है। इसके अंदर सीधे सीधे बेयर एक्ट के अंदर से उठा के क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। दिस इज सॉर्ट ऑफ इजी, तभी आपको मैंने कहा बेयर एक्ट को अच्छे से देखिएगा। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, यहाँ पे पूछा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट फिक्शन, लीगल फिक्शन जो होता है सॉरी, वो क्रिएट करता है एक असर्टेन करने के लिए एक शेयर टू डिजीज जॉइंट प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी ऐसी डॉक्ट्रिन जो कि इस चीज को वो करती है। अब यहाँ पे ऑप्शन है नोशनल पार्टीशन का। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट है, अगर इस कंसेप्ट का आपको आइडिया है, अगर आपने केस को पढ़ा है तो आप ये चीज जानोगे कि हाँ यार इसका क्या एक जनरल निक्सस हो सकता है, कैसे मैं उसको बैठाऊंगा। तो केस पढ़ना ऊपर ऊपर से इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्स में डॉक्ट्रिन्स दी है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फिर अगले केस की अगले उसकी बात करें, अब ये कहा गया सीधे सीधे कि इसमें से जो आपका केस है किरण देवी वर्सेस स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड का, इसके अंदर कौन सा जो इशू है वो आएगा। इसके अंदर यहाँ पे सीधे सीधे आंसर है सी। यहाँ पे जो आपका केस है ये एक रीसेंट केस है, देखिए 2021 की साइटेशन दी हुई है, तो इसीलिए आपके लिए जो टॉपिक्स हैं उसके रीसेंट लैंडमार्क केसेस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उस रीसेंट लैंडमार्क केस में क्या कहा गया वो जानना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे ये चीज आप देख के चलिएगा। फिर आगे अगला क्वेश्चन बात करें, इसमें फिर वही बात है कि जो एग्जर्व दिया हुआ है इसमें से कौन सी चीज करेक्ट है विद रेफरेंस टू लिविंग स्टेटस ऑफ फादर। ये सीधे सीधे बेयर एक्ट वाली बात है, आपको बेयर एक्ट पढ़ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जरूरी। अकॉर्डिंगली ये जो लास्ट आपका जजमेंट है इसके अंदर सीधे सीधे पूछा गया कि जो आपकी हिंदू जॉइंट प्रॉपर्टी है उसके अंदर जॉइंट फूड वर्शिप की जो पूरी बात होती है वो कॉन्ट्ररी केस में प्रूव करा गया, किस केस में। अब वही है, आपने अगर इस जजमेंट को कायदे से पढ़ा होता तो आप बता देते। यहाँ पे देखिए केस भी किया गया है, यहाँ पे देखिए 2020 का है, 2021 का है, 2021 का है, आंसर है 2017 वाला केस। तो थोड़ा इसको यहाँ पे बता पाना भी आसान है, और साथ ही में अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो उसमें से आप आंसर निकाल भी सकते हो। और ये जो सारे केसेस हैं ये रीसेंट केसेस हैं, तो अगर आपने फैमिली लॉ में ये केसेस देखे हैं तो आपके लिए फिगर आउट करना आसान है कि कौन सा केस इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, और किसको हमें निकालना है किसको नहीं। अकॉर्डिंगली गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो कि क्लैट पीजी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।